नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जेके 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। किसानों के प्रदर्शन को लेकर हो हल्ला और बॉर्डर पर जिस तरह के हालात हैं उसमें कृषि कानून को रद्द करने की मांग करने वाले पंजाब हरियाणा के किसानों को रोकने के प्रयास के बीच में इस समय सियासी पार्टियां आपस में टकरा रही हैं। केंद्र की तरफ से आश्वासन दिया गया है कृषि मंत्री के जरिए कि 3 दिसंबर को मुलाकात होगी, लेकिन किसान है कि मानने को तैयार नहीं है। दिल्ली के जितने बॉर्डर हैं सब पर सख्ती है, लेकिन किसानों के साथ 3 दिसंबर को कहा गया है कि बैठक की जा सकती है। बल्कि किसान आंदोलन का एनसीआर के अंदर सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। दिल्ली एनसीआर इसलिए प्रभावित हो रहा है क्योंकि दिल्ली आने की जिद किसानों की ये अब आम जनजीवन पर भारी पड़ सकती है। कई जगहों पर पुलिस कर्मियों और किसानों के बीच में झड़प हुई है। किसानों से बातचीत जारी रखने की सरकार ने दरअसल उम्मीद तो जगाई है, जाहिर की है, आश्वासन दिया है, लेकिन इतने भर से किसान मानने वाले नहीं है। पंजाब हरियाणा के अंदर किसान जगह जगह पर डेरा जमाए हुए हैं। पहले अंबाला पटियाला बॉर्डर पर हंगामा हुआ, उसके बाद रोहतक में हंगामा देखा गया, सोनीपत दिल्ली बॉर्डर को बंद करना पड़ा, रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात करना पड़ा। लेकिन किसान कह रहे हैं कि फिलहाल उनका दिल्ली जाने का इरादा नहीं टलेगा। दिल्ली आने की बात कहने वाले किसान कह रहे हैं कि सरकार ऐसे कई बार आश्वासन दे चुकी है। 1 महीने तक पंजाब के अंदर धरना प्रदर्शन करने वाले किसान और कांग्रेस जिनकी समर्थक रही वो भी अब खुलकर कह रही है कि दिल्ली सरकार दिल्ली के अंदर आकर केंद्र की सरकार से बातचीत करने का किसानों का हक है। इस प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से करने देना चाहिए। इसी बीच में आपको अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 10 तस्वीरों के जरिए देखिए किसान आंदोलन का आज का सच असल तस्वीर। कैसे हरियाणा बॉर्डर दिल्ली बॉर्डर पर उत्पात मचाया, किसानों के बीच से ही पत्थरबाजी हुई, किसानों के बीच से ही पुलिस पर पत्थर फेंकने की कोशिश की गई और किसानों की तरफ से ही जो बड़ा हुजूम दिख रहा था उनमें से कुछ लोगों ने आकर बैरिकेड्स को पलटा, यहां तक कि आसपास की जगहों पर फेंकने की कोशिश की, सड़कों को खाली कराने की कोशिश की ताकि किसान संगठन आगे बढ़ जाएं। एक जगह पर यह कामयाबी मिली, लेकिन इसी बीच में पुलिस ने पानी की बौछार की और साथ ही साथ आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। तो इसी बीच में पुलिस ने बार बार अपील की किसान वापस लौट जाएं, दिल्ली जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन इसी बीच में हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री आपस में भिड़ गए, ये कहते हुए कि वो दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हुए कह रहे हैं कि पंजाब की सरकार जानबूझकर आंदोलन को उग्र होने दे रही है। हरियाणा के सीएम पर आरोप है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन नहीं करने दे रहे हैं। देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है। जहां तक मेरा है काम, मैंने तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है। पंजाब में कभी कोई बात ऐसी नहीं होने दी। जब से ये बिल पास हुए 5 जून को आज तक कभी ऐसी बात नहीं हुई। हम फार्मर्स यूनियन से मिले, हम ऑल पार्टी मीटिंग्स भी रखी, किसानों को कहा, पंजाब को हमने कई बार उनको बताया क्या हो रहा है ताकि उनको कॉन्फिडेंस मिले है और कभी कोई गड़बड़ नहीं हुई। और यही ऐसे इनको करना चाहिए था। अगर हरियाणा को क्रॉस कर जाते और अगर दिल्ली उनको इजाज़त दे देता और वो किसी ग्राउंड पे बैठ जाते, जैसे हम गए थे, हमने धरना किया ऑन जंतर मंतर, तो ऐसे जंतर मंतर को पहुंचने देते। अगर ज़्यादा लोग थे कोई और बड़ी जगह रख लेते जहां वो जाके इकट्ठे होके उनके अपना भाषण दे देते और वो अपनी जो व्यूज़ हैं अपनी प्रेस को, जो दिल्ली प्रेस वहाँ इकट्ठी होगी, उनको दे देते। तो इसमें से इट इज़ द लोक डेमोक्रेटिक राइट है। अब अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करती है कि आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो और अपनी बातें कर सकते हो, तो क्यों उनको रोक रहे हो? लेट देम स्पीक। जब आप लोक राज किसी को बोलने नहीं दोगे तो नेचुरली रिएक्शन होगा और वो रिएक्शन हो रहा है। सीएम साहब, खट्टर साहब ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने अभी कुछ ट्वीट किए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि इल्जाम लगाया कि आप फार्मर्स को इंसाइट कर रहे हैं और उन्होंने आपसे बात करने की कोशिश करी और आप अनरीचेबल रहे। देखिए, पहली का बात तो है, जहाँ तक खट्टर साहब कह रहे हैं, मुझे मालूम नहीं है ऐसी बात है, कैसे करते हैं ऐसे। वो है नहीं लोग इंसान जो ऐसी बातें करें। पता नहीं किसने उनके नाम पे कोई उनका सोशल मीडिया वाला होगा जिसने कोई कहा होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने खट्टर साहब का कोई टेलीफोन मुझे नहीं आया। मैंने इस दौरान जब से ये सब बात चल रही थी, होम मिनिस्टर से 3 बार बात की, आज ही 2 बार बात की मैंने उनसे। प्राइम मिनिस्टर से मेरी बात हुई, तो मैं खट्टर साहब से क्यों ना बात करूं? मुझे क्या तकलीफ हो रही है? मेरे तो उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। सो वाई शुड आई फील, मुझे क्या फीलिंग है कि मैं उनसे ना बात करूं? तो ये तो पता नहीं कैसे ये बात आ गई।
और ये कह रहे हैं कि हमने इंसाइट किया लोगों को। जिस तरह से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर बवाल दिख रहा है, उससे दिल्ली एनसीआर कैसे बेहाल हो सकता है अगर ये सिलसिला और आगे बढ़ता है। आज सीधा सीधा क्या असर पड़ा है दिल्ली एनसीआर के लोगों पर, सुविधाओं पर, उस पर एक नजर डालते हैं। आंदोलन का बुरा असर आम लोगों को झेलना पड़ रहा है। हो सकता है आने वाले कई दिनों तक आपको असुविधा का सामना करना पड़े अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। हुआ ये है कि इस आंदोलन के चलते मेट्रो बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। कई जगहों पर आवाजाही पूरी तरह से मेट्रो की बंद करनी पड़ी है। इसी बीच में कुछ ऐसे स्टेशन हैं जहां पर यह सुविधा है, लेकिन कुछ चुनिंदा स्टेशन के बीच में सर्विस नहीं मिली मेट्रो की, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी है। दिल्ली एनसीआर के लोग इस बात से परेशान हो गए। मेट्रो का सहारा नहीं मिलेगा तो सड़कों पर ट्रैफिक भी दिखेगा। आंदोलन की वजह से नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद मेट्रो नहीं गई। अब ये सिलसिला आंदोलन के वक्त तक रह सकता है, आगे बढ़ सकता है। आंदोलन की वजह से एनसीआर के शहरों से कोई मेट्रो दिल्ली नहीं आई है। मेट्रो की आवाजाही बंद होने से सबसे ज्यादा असर अब दिल्ली एनसीआर के लोगों पर सीधे सीधे दिख रहा है। दिल्ली मेट्रो के 6 लाइनों पर मेट्रो परिचालन प्रभावित हो चुका है। अब दरअसल समझिए किस तरीके से आश्वासन दिया गया है उस परेशानी को हल करने का, जिसकी वजह से किसान कह रहे हैं कि अगर किसी भी तरह से सरकार ये चाहती है कि इस आंदोलन को खत्म किया जाए तो उसका रास्ता सिर्फ इतना है कि कानून को रद्द कर दीजिए, जो 3 नए कृषि कानून बनाए गए हैं। पंजाब के किसानों को शुरू से भ्रम डालने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की और लगातार कांग्रेस पार्टी या अन्य उसके जो सहयोगी दल हैं वो किसानों के मन में एक भ्रम डाल रहे हैं कि जी किसान जो बिल आए हैं वो किसान के हित में नहीं है। लेकिन ये झूठ बात है। जो कृषि विधेयक हैं, 2 कृषि विधेयक, 1 संशोधन, ये किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए है, किसानों की जिंदगी में सुधार लाने के लिए है। किसान की उन्नति हो इसके लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये विधेयक लोकसभा में पेश कराए और राज्यसभा से पास कराए और आज पूरे देश का किसान इसको लेकर उत्साहित है। किसान को आज़ादी मिली है, स्वतंत्रता मिली है, वो अपनी उपज को देश में कहीं भी बेच सकता है। एक देश और एक मार्केट ये दिया है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में किसानों को इसको लाभ मिलेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी और अन्य दल इसमें किसानों में लगातार भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद गांव, गरीब और किसान इसकी उन्नति को हमेशा प्राथमिकता पर रखा है। कृषि के क्षेत्र में चाहे एमएसपी बढ़ाने का मामला हो, चाहे उपार्जन बढ़ाने का मामला हो, चाहे 1 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का मामला हो, चाहे 10,000 एफपीओ बनाने का मामला हो, जितना बड़ा निवेश पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 93,000 करोड़ रुपया भारत सरकार से खजाने से निकलकर किसान के खाते में जमा होना, यह मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम है। और जहाँ तक रिफॉर्म का सवाल है, नए कानून बनाना ये समय की आवश्यकता थी और आने वाले कल में ये नए कानून किसान के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। हमारे किसान भाइयों और बहनों को पंजाब में कुछ भ्रम है, तो हम लोगों ने भ्रम दूर करने के लिए सचिव स्तर पर भी वार्ता की, मेरे स्वयं के स्तर पर भी चर्चा हुई किसान यूनियन के लोगों से, और उस दिन चर्चा पूरी नहीं हो पाई थी तो हमने कहा ये चर्चा जारी रहेगी। तो मैंने 2-3 दिन पहले ही सभी किसान यूनियन को 3 दिसंबर को पुनः बैठने के लिए अनुरोध किया है। मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों और बहनों को अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार पूरी तरह चर्चा के लिए तैयार है। ये दरअसल वो प्रतिक्रिया है जिसकी वजह से आंदोलन को शांत करने का एक भरोसा दिया गया है कि अगर किसान बातचीत करना चाहते हैं, संगठनों के जरिए बातचीत हो, नेताओं के जरिए बातचीत हो, लेकिन ये आंदोलन का रास्ता ना अख्तियार किया जाए। दिल्ली में कोरोना का हवाला देकर कहा गया है कि आप दिल्ली के अंदर प्रवेश ना करें, बॉर्डर पर जहां किसान थमे हुए हैं वहां से पीछे हट जाए।
लेकिन अब दरअसल खबरें हरियाणा के अंदर उस उग्र आंदोलन की आ रही हैं जिसमें किसानों ने बॉर्डर के आसपास जगह जगह पर जमावड़ा कर दिया, जिसकी वजह से पुलिस की तैनाती भारी संख्या में की गई है। रैपिड एक्शन फोर्स को आगे रखा गया है ताकि किसान अब किसी और बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे ना बढ़ सके। दिल्ली पहुंचने की किसानों की यह तस्वीर बहुत हद तक सियासत में उलझी हुई नजर आती है। एक तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि फिलहाल किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की इजाजत मिलनी चाहिए थी, जो नहीं दी गई। लेकिन बॉर्डर के नजदीक ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही कि कहीं भी आंदोलन उग्र ना हो। बार बार पुलिस की तरफ से लाउडस्पीकर के जरिए अपील भी की गई है कि किसान वापस चले जाएं। पानी की बौछारों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। लोग बेहाल इसलिए क्योंकि सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा जाम देखा गया है। 10 से 15 किलोमीटर की कतारें थी, जिसकी वजह से आम लोग भी परेशान हुए। इसी पर बातचीत करेंगे और आगे और भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। पंजाब और दिल्ली के बीच में हरियाणा में क्या चल रहा है, पंजाब की तरफ क्या चल रहा है, लेकिन उससे पहले कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। प्रितपाल सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है प्रितपाल सिंह जी आपका। किसान नेता आलोक वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आलोक जी आपसे ही है, बॉर्डर पर जो स्थिति बनी है और इस स्थिति के बनने से पहले दिल्ली से कह दिया गया था कि दिल्ली आने की आपको जरूरत नहीं है, इजाजत नहीं है, कोरोना काल में आपको प्रदर्शन करना है, इसके बाद आप आ सकते हैं। और ये अंदेशा आप लोगों को, किसानों को खासकर पहले से था कि ये मुमकिन नहीं होगा कि हजारों हजार की भीड़ दिल्ली के अंदर आए। यहां ना तो केंद्र सरकार आपसे बात करने को बैठी है और ना यहां की सियासी पार्टियां आपके साथ खड़ी हैं। फिर इस प्रदर्शन का क्या मतलब है जो बॉर्डर पर हंगामा हम देख रहे हैं? ने एक जुमला फेंका है जी कि आपको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं, ऐसे समय में जब कोरोना काल में जब हर आदमी घर के अंदर बैठा है तो कोई ना कोई वजह तो है जिसकी वजह से किसान दिल्ली आना चाहता है। इसका मतलब है कि राज्य सरकारें हमारी बात नहीं सुन रही हैं, तो हम केंद्र में जाके अपनी बात बताएंगे। और दूसरी बात है कि ये जो 3 कृषि बिल लाए गए किसानों के लिए, इसमें हम ज्यादा कोई बहुत बड़ी मांग नहीं कर रहे हैं। इसमें हम ये मांग कर रहे हैं कि जो एमएसपी है, जैसे इसको जो मौखिक कहा जा रहा है कि एमएसपी बरकरार रहेगी, मेरा मानना है और हम संगठनों का ये मानना है कि एमएसपी बरकरार रहेगी। ये आपने मौखिक कहा है, 70 पैसे की स्याही लगेगी, काहे 70 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो, काहे इतने जवानों को लगा रहे हो, इतनी पुलिस प्रशासन व्यवस्था लगाए हुए हो। सिर्फ आप इतनी चीज लिख दीजिए कि एमएसपी एक गारंटीड कानून है, एमएसपी से नीचे खरीदारी नहीं होगी। सिर्फ इतना ही तो करना है। सरकार इतना लिखने को तैयार नहीं है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम चाहता हूं कि किसान अगर सरकार बनाना जानता है तो वो इस बिल को या तो सरकार वापस ले या किसान हित में इस बिल में ये संशोधन करे। एक और भी चीज बताइए, कैप्टन अमरिंदर ने जो कहना है, अकाली दल ने जो स्टैंड रखना है, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स ने जो कहना है, वो पिछले 1 महीने के अंदर हमें देखा कि शायद वो सरकार से कोई अपील करना चाहते हैं। इस आंदोलन के जरिए किसान आपको अकेले नजर नहीं आ रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर कहां हैं, राहुल गांधी कहां हैं, केजरीवाल कहां हैं आज? देखिए, ये जो राजनीतिक दल हैं, मैं इनके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये हमेशा नियम रहा है कि जो सत्ता में बैठा है जी, उसने किसानों का शोषण किया है, वो किसान हित की बात नहीं करता, और जो सत्ता से बाहर है वो किसान की बात करता है। मैं कांग्रेस को भी इसका दोष नहीं देना चाहता, किसी भी दल को दोष नहीं देना चाहता। ये समस्या किसानों की है और इस किसान आंदोलन में कोई भी राजनीतिक व्यक्ति शामिल नहीं है। मैं इस चीज को आपको बताना चाहता हूं। दूसरी बात है कि जो 3 कृषि बिल लेके आए, आप इसमें देख लीजिए इससे कितना नुकसान हुआ। धान की कीमत पहली बार ऐसा हुआ है कि बाजार में और सरकारी खरीदारी में आधे का अंतर है। ये 3 कृषि बिल का ही तो है। दूसरी चीज आप देख लीजिए कि किसान आज की डेट में पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। सरकार का दावा है कि हम 2022 में आय को दोगुनी करेंगे, लेकिन आज देख लीजिए सरकार जो दोगुनी करने की बात कर रही है, वो खुद आकलन कर ले कि किसान की आय दोगुनी तो छोड़ दीजिए, आधी भी नहीं बची है। तो ऐसे में किसान क्या करे? भाई, हमें नहीं अच्छा लगता है कि हम दिल्ली जाएं, लेकिन अगर मजबूरी है तो दिल्ली जाना पड़ेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार के जो भी लोग सुन रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि सरकार की कोई भी ताकत किसानों को दिल्ली में घुसने से रोक नहीं सकती। इसके लिए चाहे जो सरकार जतन कर ले, हम दिल्ली में जाएं। मेहमान हमारे साथ आगे राकेश शर्मा जी बीजेपी से हैं। राकेश शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका डिबेट में। संदीप गोयल हमारे साथ जुड़ेंगे, नवदीप छावड़ा हमारे साथ पंजाब से जुड़ेंगे। उससे पहले प्रितपाल सिंह जी जल्दी से इस बात का जवाब दीजिए
कि आप जो पिछले 1 महीने में पंजाब के अंदर किसानों के साथ आवाज बुलंद कर रहे थे, आज आप किसानों के साथ, और आपके कितने नेता किसानों के साथ हैं? पानी की बौछार का सामना, लाठी डंडों का सामना, आंसू के गैस के गोलों का सामना कौन कर रहा है? सिर्फ किसान। देखिए प्रियंका जी कि आज एक तो संविधान दिवस है और संविधान दिवस के ऊपर ही संविधान का कत्ल कर दिया गया। तो कहानी ये है कि आप हमारे नेताओं की बात पूछती हैं। मैं तो ये कहता हूं कि पहले हम सिख फैमिली में मैं पैदा हुआ, उसके बाद मैं भारतवर्ष का वासी बना, उसके बाद कारोबार किया, वो मेरा कारोबार है किसानी। तो उसके बाद मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा हूं, बुला रहा हूं, उस हैसियत के साथ आपके चैनल पे बैठा हूं। आज अगर हम सारे जाने, हमारे कई एमएलए साहबान, उसमें से राजा वड़िंग और कई लोग गए भी हैं साथ में, बट अगर आज सारे जन चलते साथ में तो इसे कांग्रेस का आंदोलन करार दे दिया जाता, किसान आंदोलन से बदल दिया जाता। पुराने दिनों, पिछले दिनों में आपने भाजपा के नेताओं की बात सुनी है, उन्होंने शरेआम कहा है किसान बचौलिया है, किसान आतंकवादी है, किसान कांग्रेसी है, किसान नक्सल है। अच्छा प्रितपाल सिंह जी, इस पर आपका क्या रिएक्शन है कि कृषि मंत्री खुद कह रहे हैं आकर कि किसानों से हम बातचीत करने को तैयार हैं, 3 दिसंबर को बात हो सकती है? आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया इस पर है कि अगर सरकार बात करना चाहती है तो भी आंदोलन चलते रहना चाहिए? मैडम मैं तो एक सीधी सी बात कहता हूं, आज कोरोना का हवाला दिया जा रहा है। पिछले दिनी जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बिहार का जश्न जैसे मनाया, वो आप लोगों ने सभी ने दिखाया। कोई मास्क नहीं, 10-15 हजार बीजेपी के मुख्यालय में लोग थे, फिर भी मानते हैं। कल हमारे सीनियर लीडर अहमद पटेल जी की देहांत कोरोना के कारण हो गया। हम कोरोना को मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक ऑर्डिनेंस लाना है, कैबिनेट मीटिंग में ये प्रस्ताव पेश करते हैं, जो ये कानून बने हैं, जब तक कोरोना काल खत्म नहीं होता तो पुरानी व्यवस्था जारी रहेगी। आपके पास किसान लीडर भी बैठे हैं, अभी सारा आंदोलन वापस हो जाए। क्यों लोगों को कोरोना के संकट में भी दे रहे हो ना यार? क्यों ये पानी की बुछारें बढ़ रही हैं? आज हम जा रहे हैं दिल्ली को, आज आजादी हमारे लोगों ने इस चीज के लिए दी थी कि हम अपनी राजधानी में भी ना जा पाए। इस चीज के लिए आजादी दी थी। अब क्यों अपना लहू डोला पंजाब के लोगों ने? क्यों बॉर्डर की सुरक्षा पे लिए हमारे जवान खड़े हैं, जब आपने बॉर्डर ही हमारे सील कर देने हैं कंडियालीदारों के साथ? ये चीजों के शोर है मैडम। आज सोचना पड़ेगा जो दिल्ली में बैठा है। रोके, हरियाणा की टूट की गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ये एग्जांपल देते हैं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर जाने नहीं दिया, क्या उन्होंने, उनकी मृत्यु होगी, उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। क्या ये लोग उस आदर्श को मानते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी? ठीक है, सवाल का जवाब ले लेते हैं। राकेश जी आगे बीजेपी से हमारे साथ, आपके पास फिर आएंगे प्रितपाल सिंह जी। राकेश शर्मा जी, ये आश्वासन का समय आप लोगों को तभी क्यों याद आता है जब किसान, आपको लगता है कि अब पहुंच से बाहर हैं, अब बातचीत करने से रास्ता निकलेगा नहीं? पिछले 1 महीने में जो पंजाब ने सहा है, पंजाब के सामने जो स्थिति थी, आपको क्या लग रहा था कि आप मना करेंगे तो किसान बॉर्डर पर रुक जाएंगे? और जो आज हालात हैं, इसकी नौबत के लिए कौन जिम्मेदार है? सबसे पहले आपको बता दूं कि आज 26/11 है। आज मुंबई के ऊपर जो आतंकवादी हमला हुआ था उसकी बरसी है। आज संविधान दिवस भी है और मैं हैरान हूं कि बैकएंड से 26/11 को ही क्यों चुना गया। आज तुकाराम अंबोले जैसे लोग, जिनको 23 गोलियां शरीर में लगी थी, आज उनकी शहादत का दिवस है, लेकिन ये राजनीति का विषय बना है। इसका जवाब बिहार की जनता ने दे दिया। अब देखेंगे, बिहार में हाल में चुनाव हुआ है, वहां भी किसान है, वहां पे किसानों ने एनडीए सरकार के फेवर में वोट दिया है। और पूरे देश में अगर मैं बात करूं तो केवल पंजाब में एक कांग्रेस प्रायोजित ये आंदोलन चल रहा है। राकेश जी, हम हरियाणा की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। हरियाणा के क्यों किसान परेशान हैं वो आपको नहीं समझ आ रहा है आज। पंजाब के अंदर अगर किसान परेशान हैं, आप उनसे एक बार बात करने की बात पहले भी कह चुके हैं, अब फिर से कह रहे हैं। क्यों रही समय रहते आप लोगों को ये याद आता है? कोरोना दिल्ली ना पहुंचे, बॉर्डर पर तो हाल देखिए क्या है, बिना मास्क के क्या हालत इस समय किसानों की हुई है। कृषि मंत्री जी ने 3 दिसंबर का समय और दे दिया है इसके ऊपर बातचीत के लिए। और मैं भी गुजारिश करूंगा, जो भी किसान है वो, उनका गेहूं के बुआई का समय है और पंजाब ने पिछले 1.5 महीने से ट्रेनों को रोकेगा। मैं बात करूं, मालगाड़ी रुकी है, उसके कारण यूरिया और खाद की आपूर्ति किसानों को नहीं हो रही है। सरकार, पंजाब सरकार यह देखे कि क्या वो किसानों का भला देख रही है। इस बार भी पंजाब की मंडियों में
पिछले बार से 38% ज्यादा खरीदारी हुई है। एमएसपी लागू है, सरकारी खरीदारी हो रही है, फिर परेशानी क्या है? हम पूरे बिल को पढ़ें, समझें, हम केवल राजनीति ना करें, हम किसानों के फेवर की बात करें। हरियाणा के अंदर तो किसान नेताओं को नजरबंद करना पड़ा था, ये हाल हो गया था जिसे आप शायद नहीं देख रहे हैं। संदीप इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी हरियाणा से ही, ज्यादा अपडेट के लिए। संदीप, पंजाब के जो सियासतदान है वो कह रहे हैं कि देखिए हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, किसान पंजाब से वाया हरियाणा दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा के किसान कहाँ है? क्या वो नाराज नहीं है? क्या वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं है आज? देखिए प्रियंका, जिस तरह से किसानों को लेकर अब दोनों सरकारें आप सामने आ गई हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट करके कैप्टन अमरिंदर सिंह को घेरने का प्रयास किया। उनका कहना है कि साफ अपने किसानों को मनाने का प्रयास कीजिए। पंजाब जो सरकार है वो किसानों को उकसाने का काम कर रही है। लगातार सीएम ने 3 ट्वीट करके कहीं ना कहीं ये निशाना साधने का प्रयास था। किसान पूरी तरह से हरियाणा के भी शामिल है पंजाब के साथ, और वो अब जो है निकल पड़े हैं। करनाल में आज कुछ देखने को मिला, वहां पर जो पुलिस की कार्रवाई हुई, तो तमाम जो किसान संगठन है, करीब 500 की संख्या है इनकी, ना सिर्फ पंजाब बल्कि हरियाणा के किसान भी हैं। सरकार लगातार समझाने का तो दावा करती रही, मंत्री जगह जगह जाके सभाएं करी, किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसान लिखित में आश्वासन चाहते हैं। लिखित में जो एमएसपी की बात सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं कि राजनीति छोड़ दूंगा अगर एमएसपी के साथ छेड़छाड़ की जाती है, माफी चाहूंगा वो, लेकिन उसके बावजूद किसान जो है समझने को तैयार नहीं है। वो लिखित में इसका जो है आश्वासन चाहते हैं, और जो आज देखने को मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की कहीं ना कहीं लापरवाही है, और सरकार की जो अनदेखी है, सरकार समझ नहीं पा रही है कि किसान इतना बड़ा रुख अपना लेंगे, वो आज देखने को मिला है। और वो दिल्ली का रुख जो कल भी देखने को मिलेगा, वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए चिंता का विषय है। और हरियाणा के अंदर नजरबंद किया गया था नेताओं को, उनका क्या? जी बिल्कुल, किसानों ने इससे पहले जो है दिल्ली कूच करने का जो है विचार किया था, लेकिन उससे पहले ही किसान जो संगठन के कुछ बड़े नेता थे उनको घरों से रात के समय गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद तमाम संगठनों ने ये फैसला लिया कि वो अब रुकने वाले नहीं है। किसानों को यदि सरकार दबाना चाहती है तो किसान बिल्कुल दबने के लिए तैयार नहीं है। उसी को लेकर ये कड़ा जो आज फैसला लिया गया, और उसके बाद जो सड़कों पर आज किसान देखने को मिले, ये तमाम वही रणनीति किसानों की ओर से बनाई गई थी कि किसानों को कैसे सरकार दबा सकती है। रातों रात किसानों नेताओं को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, वो कहीं ना कहीं बहुत बहुत शुक्रिया तमाम स्थिति बताने के लिए, और ये इस समय दर्शाने के लिए भी कि किसानों के मन में जो सवाल हैं, अगर उनका जवाब सरकार के पास नहीं है तो किसानों की मंशा साफ है कि इस बार दिल्ली पहुंचना है। राकेश शर्मा जी, क्या जवाब है इसका? जल्दी से जवाब दीजिए। हरियाणा के किसान भी परेशान हैं, या उनके संगठन जो इस समय किसानों के, वो उनकी आवाज बनकर कहना चाहते हैं, दिल्ली आना चाहते हैं, उन्हें तो आप निकलने नहीं दे रहे हैं। अब पंजाब का किसान तो आ गया ना, अब यहाँ क्या वो 3 दिसंबर तक अगले 8 दिन इंतजार करे कि दिल्ली वाले बात करेंगे तो किसानों की परेशानी हल होगी? आज कोरोना का समय है, आप देख रहे हैं कि अगर इतनी भीड़ भाड़ के साथ आंदोलन का एक कहीं न कहीं आज के समय तरीका होना चाहिए। आप अगर हजारों लाखों की संख्या में दिल्ली में एंटर करेंगे, दिल्ली की कंडीशन क्या है? कल भी वहां लगभग 4500 से ज्यादा कोरोना का केस आया है, डेथ केस बहुत ज्यादा है। और जो सबसे आपको इतनी टेंशन है कोरोना की, मैंने संविधान तो दे दिया ना आपको, अपने नेताओं को बताइए कि इसे टेम्परेरी ऑर्डर के साथ, कैबिनेट के ऑर्डर के साथ विड्रॉ कर लीजिए। जब तक कोरोना का चलेगा, ये कानून लागू नहीं होंगे, सारे वापस चले गए। कोई भरोसा तो दे सकते हैं, कोरोना बोलने से तो नहीं रोक रहा है ना आपको? नहीं, इसके साथ ये भी तो सोचिए, आज बुआई का समय, गेहूं का और फसलों का। राकेश शर्मा जी, जो किसान पंजाब में हजारों की तादाद में बॉर्डर पर दिल्ली आने के लिए बैरिकेड्स तोड़ रहे हैं, पानी की बौछारों का सामना कर रहे हैं, आंसू गैस के गोले झेल रहे हैं, उन्हें आप कह रहे हैं कि आज आपकी बुआई का समय, जाइए बाद में बात करेंगे, कोरोना चल रहा है, आज हम बोल नहीं सकते हैं, मजाक बना रखा है आपने इस चीज का। ऐसी परेशानी हल हो सकती है क्या? फिर 3 दिसंबर का क्या भरोसा दे रहे हैं आप? कैसे बातचीत करेंगे? नहीं, समय तो आपको तो इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए 1 सप्ताह का। अब पूरे रेलवे ट्रैक को पंजाब में रोक के रखा हुआ है, पूरी व्यवस्था चलाई हुई है। प्रियंका जी, ये ना अपडेटेड आदमी नहीं है, बीजेपी के प्रवक्ता, कोई रेलवे ट्रैक नहीं रुका हुआ 2 दिन से। अभी रेलवे ट्रैक छोड़ भी दीजिए, बॉर्डर के हालात पर तो जवाब दीजिए कि बॉर्डर पर किसान 8 दिन बैठे रहेंगे क्या? नहीं, जो मैं कहना चाहता हूँ भाई साहब, कहते नहीं रुका हुआ, पूरी ट्रेन मालगाड़ियां रुकी हुई है।
आपका जो पूरा कांग्रेस सपोर्टेड ये चल रहा है, इस ड्रामा को बंद करिए। क्या किसान केवल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए ड्रामा है ये? एमएसपी राकेश शर्मा जी, ये जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो ड्रामा कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, एक वामपंथ और कांग्रेस का एक कहीं न कहीं साथ प्लान है और किसानों को गुमराह कर रहे हैं। राकेश शर्मा जी, अगर कोई किसानों की बात करता है तो वो ड्रामा कर रहा है, इसका मतलब अरविंद केजरीवाल ड्रामा कर रहे हैं, कांग्रेस पूरी ड्रामा कर रही है और जो संगठन उसका सपोर्ट करेगा वो ड्रामा कर रहा है। आलोक वर्मा जी, ये तो आधी चीज तो आपको आज ही क्लियर हो गई। कल तक सुबह तक तो ये था कि चलिए 3 दिसंबर में बातचीत होगी, उस बातचीत से क्या निकलेगा वो किसान और सरकार के बीच की बात है। अब तो ड्रामे पर बात आ गई है। कितने लोगों को आपने ड्रामे के लिए शामिल किया आंदोलन में? देखो प्रियंका जी, ऐसा है कि कहते हैं ना कि जब कोई आदमी झूठ बोलता है तो सच जो है वो झूठ सही से नहीं बोल पाता, सच उसके सामने आ ही जाता है। बीजेपी के बड़े प्रबुद्ध प्रवक्ता जी ने साफ साफ बता दिया कि ये ड्रामेबाजी है। और आप ये देखिए, इनसे ये पूछ लीजिए कि अगर हम ड्रामेबाजी कर रहे हैं तो क्या हमें अच्छा लग रहा है? गेहूं की बुआई है, आलू की बुआई है, हम अपने काम को छोड़ के दिल्ली को जा रहे हैं, इन्हें ड्रामेबाजी लग रहा है? और क्या इन्हें लग रहा है कि हम राजनीतिक दलों का संरक्षण लेके? भाई साहब, आंख खोल के और कान खोल के इसको सुन लीजिए। 100% किसान है और इसमें वो किसान है जिसको पीड़ा है। जो आप 3 बिल लेके आए हो, जिसको कह रहे हो कि किसान हित ऐसी है, वो किसानों को पसंद नहीं है। आप इस बिल को वापस ले लो। आप हमें कोई चीज दे रहे हो, हमें नहीं अच्छी लग रही है, आप क्यों नहीं वापस ले लेते? मैं आपको बताऊं, आपका तो बजट भी आया था किसानों के लिए। निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया था और उसमें किसान के नाम से रेल चलाई जा रही थी, हवाई जहाज चलाए जा रहे थे, किसानों को मार्केट से जोड़ा जा रहा था। अब भैया ऐसी 3 कृषि के कानून ले आए और उसमें एमएसपी को क्यों नहीं आपने लिखा? देखो आलोक वर्मा जी, मैं आपसे और भी सवाल होंगे। पंजाब से ग्राउंड रिपोर्ट के लिए नवदीप छाबड़ा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। नवदीप, इस समय क्या स्थिति है? पंजाब के किसान कह रहे हैं कि हमें दिल्ली जाने का रोड मैप जो था, कितना भी डिस्टर्बेंस उसमें आ जाए, लेकिन हम दिल्ली पहुंच कर रहेंगे। अब कैप्टन अमरिंदर भी कह रहे हैं कि वो तो किसानों के साथ खड़े हैं, हर हाल में किसानों को दिल्ली जाना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए और इस प्रदर्शन से आगे बढ़कर अगर सरकार बात करना चाहती तो 3 दिसंबर क्यों पहले बात कर लें? देखिए प्रियंका, बिल्कुल, अगर आज की मैं बात करूं तो आज पूरा दिन जिस तरीके से हरियाणा के तमाम जो बॉर्डर थे जो पंजाब से सटे थे, वहां पर हंगामा जरूर रहा, लेकिन किसानों ने आपा नहीं खोया। लेकिन जब पूरी तरीके से पुलिस ने उनको रोकना चाहा, आगे नहीं बढ़ने दिया, तमाम तरह की बैरिकेडिंग थी, तो कहीं कहीं जो है उग्र प्रदर्शन देखने को जरूर मिला। लेकिन इस दौरान मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं पे किसी किसान के ज्यादा घायल होने की या फिर पुलिस कर्मचारियों के घायल होने की किसी भी तरीके की खबर नहीं है। लेकिन अभी अगर मौजूदा हालातों की बात करूं तो प्रियंका, आज हम पूरा दिन शंभू बैरियर पर मौजूद थे और शंभू बैरियर पर पंजाब से सबसे बड़ा किसानों का जो काफिला था वो दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। और मैं ये कह सकता हूं कि 1000 से ज्यादा वाहन जो अकेले शंभू बॉर्डर से निकले थे पंजाब से, कुल 5 एंट्री पॉइंट जो मेन थे वो हरियाणा से पंजाब के बीच रहे होंगे। लेकिन इस वक्त जो किसानों का काफिला है वो पानीपत के आसपास जो है वो पहुंच चुका है, पानीपत जो है वो क्रॉस कर रहा होगा। और किसानों का ये साफ तौर पर कहना था, क्योंकि आज हम किसानों से बातचीत कर रहे थे तो उनका यही कहना था प्रियंका कि ये हमारे लिए हमारी अस्मिता की लड़ाई है और आज हमें हमारे घर से हमारी पत्नी हो, हमारी माँ हो, हमारी बहन हो, उन्होंने आज आशीर्वाद देकर भेजा कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, जब तक कानून रद्द नहीं होंगे, आप वापस मत आइए, भले अपना बलिदान देकर वापस आइए, लेकिन हमके बच्चों की हम परवरिश कर लेंगे, लेकिन जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे आप अपने घर वापस मत आइएगा। और किसान भी, हम आपको तस्वीरें क्योंकि प्रियंका लगातार दिखाए थे, जो भी ट्रैक्टर ट्राली या फिर 4 पहिया वाहन या फिर ट्रक जो भी आज दिल्ली के लिए रवाना हो रहा था, उसके अंदर 4 से 6 महीने का राशन, तमाम तरह का रहने का, खाने का, तमाम तरह की व्यवस्था। और किसानों का यहाँ तक कहना था कि वो अपने साथ पानी तक लेकर जा रहे हैं ताकि वो दिल्ली का पानी भी नहीं पीना चाहते। हरियाणा के सीएम कह रहे हैं कि पंजाब प्रायोजित है, कांग्रेस प्रायोजित है, दिल्ली में केजरीवाल कह रहे हैं कि जो किसानों के साथ हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन कितने ही लीडर हैं जो किसानों के साथ खड़े हैं सिर्फ बोलने के लिए? केंद्र की सरकार भी बोलने के लिए कह रही है कि हम 3 तारीख को मिलना चाहते हैं, मिलेंगे, क्या निकलेगा उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा 8 दिन। किसान कह रहे हैं हम पूरी तैयारी से आए हैं, कांग्रेस साथ में नहीं है, भले ही वो बोलते हुए कह रही है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। किसान बीच में पिसा हुआ है बुरी तरह से, और कुछ लोग बीच में ऐसे भी थे जिनको आप किसान समझिए या कुछ और समझिए, ईंट पत्थर भी फेंके गए, बैरिकेड तोड़कर फेंक भी दिए गए, पुलिस पर भी कोशिश की गई किसी तरह से हटाने की।
तो ये जो उग्र रूप दिख रहा है उसको लेकर सियासी पार्टियों का अपना अपना रुख है कि ये प्रायोजित है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है और मुख्यमंत्री खट्टर और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच अभी जो ट्वीट पर जो है लगातार एक के बाद एक ट्वीट तो किए जा रहे हैं और जुबानी जंग लगातार तेज हो रही है। जो मुख्यमंत्री खट्टर ने ट्वीट किया और उनका यह कहना कि मैं लगातार 3 दिन से पंजाब के मुख्यमंत्री से संपर्क करना चाह रहा था लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो पाई, और दूसरी तरफ जो उन्होंने ये कहा कि ये पूरी तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह की और कांग्रेस की तरफ से ये प्रायोजित जो कहीं ना कहीं आंदोलन है, तो मुझे लगता है कि शायद ये बीजेपी की जो मुख्यमंत्री की तरफ से जो बयान दिया गया उसको लेकर अब किसान जो है वो और भी लगातार उग्र हो रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना, क्योंकि आप भी लगातार तस्वीरें देख रहे हैं क्योंकि पंजाब के अंदर पिछले 2.5 महीने से लगातार ये आंदोलन चल रहा है और पहली बार इतिहास के अंदर ऐसा हुआ होगा कि किसी प्रदेश के अंदर 55 दिन से कोई ट्रेन ना तो मालगाड़ी चल पाई और ना ही यात्री ट्रेन चल पाई। इतने दिनों से सर्दी होने के बावजूद किसान पक्का मोर्चा लगाकर पूरे बैरिकेडिंग करके बैठे हुए हैं। पंजाब के अंदर सारे टोल प्लाजा बंद थे, नेशनल हाईवे बंद थे, रिलायंस के पेट्रोल पंप बंद थे, रिलायंस की तमाम तरह की मार्केट बंद थी। तो मुझे लगता है कि ये केवल और केवल सरकार का प्रायोजित आंदोलन नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक, और इस आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो प्रियंका आपने देखा होगा कि पंजाब के अंदर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी, तमाम तरह की पार्टियों ने खुलकर किसानों को अपना समर्थन जरूर दिया था। लेकिन आज आप देखिए कि दिल्ली के अंदर जब आंदोलन की तरफ किसान बढ़ रहे थे, बहुत बहुत तो शुक्रिया किसी भी तमाम जगह पर जानकारी किसी के लिए। पार्टी का एक तस्वीर जो लोगों को अच्छे से याद होगी कि पिछली बार पंजाब के अंदर कोशिश की गई थी कि किसी तरह से राहुल गांधी भी उस आंदोलन का हिस्सा बने, किसानों के बीच जाए, ट्रैक्टर चलाते नजर आए। कैप्टन अमरिंदर ने ठीक वही किया था, लेकिन इस बार राहुल गांधी दिल्ली से बहुत दूर हैं, कैप्टन दिल्ली से दूर अपने राज्य में बैठे और किसानों की परेशानी देखने के बाद ट्विटर से कह रहे हैं कि हम उनके साथ हैं। प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, के बाद एक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। जल्दी से उस पर नजर डालते हैं, क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल ट्विटर से। देखिए, सबसे पहले ट्वीट करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार के तीनों खेती बिल यानी जो कानून बने हैं ये किसान विरोधी हैं, ये वापस लेने की बजाय किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है, उन पर वाटर कैनन चलाई जा रही हैं, किसानों पर यह जुर्म बिल्कुल गलत है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन उनका संवैधानिक अधिकार है। इससे अगला ट्वीट किया और ये जाहिर किया प्रियंका वाड्रा ने कि किसानों से समर्थन मूल्य छीनने वाले कानून के विरोध में किसानों की आवाज सुनने की बजाय बीजेपी सरकार उन पर भारी ठंड में पानी की बौछार मारती है, किसानों से सब कुछ छीना जा रहा है और पूंजीपतियों को थाल में सजाकर बैंक, कर्ज माफी, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन बांटे जा रहे हैं। किसानों के समर्थन में प्रियंका वाड्रा के ट्वीट के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले ही खाट छोड़ उठ गया किसान, काले कानूनों के बादल गरज रहे, गड़गड़ अन्याय की बिजली चमकती चमचम, मूसलाधार बरसता पानी, जरा न रुकता लेता दम, मोदी सरकार की क्रूरता के खिलाफ देश का किसान डटकर खड़ा है। ये वो तस्वीर है जो बताती है किसान नेताओं के साथ किस तरीके से समर्थन देने के लिए सियासी पार्टियां तैयार हैं, लेकिन उस समर्थन के साथ खड़ी कहां हैं। सब अपनी अपनी जगह पर सोशल मीडिया के जरिए कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं। आलोक वर्मा जी, ऐसे साथ से कैसे जीत पाएंगे आप? किसानों के लिए जो कानून बनकर आए हैं सरकार कह रही है ये हटने से तो रहे, हम इसमें संशोधन की बात को सुन सकते हैं, होगा कि नहीं होगा पूरी तरह सरकार के ऊपर है ये। देखो प्रियंका जी, सरकार की जो मंशा है वो आपने अभी सुन ही लिया, भारतीय जनता पार्टी के भाई साहब ने कहा। देखो, हम अब निकल चुके हैं और इनसे हम पीछे नहीं हटेंगे। हम अपना राशन पानी सारी चीजें लेके निकले हैं, हमें बॉर्डर पे बैठा दें, कहीं बैठा दें, लेकिन जब तक हम इन जो 3 काले कानून हैं या तो इनको वापस करा के आएंगे या इसको संशोधन करा के आएंगे। ये किसानों ने ठान लिया है और सरकार को जो अंधी बहरी बन के बैठी है उसको सोचना चाहिए कि देश का अन्नदाता, जिसको प्रधानमंत्री जी कहते हैं अन्नदाता नहीं, ये भाग्य विधाता है। और भाग्य विधाता अपना खेत खलिहान छोड़कर आपके दरवाजे पर आया है। ये आज की नहीं पुरानी है परंपरा है कि अगर आपकी प्रजा राजा के दरवाजे पे जाए और राजा बात करने से इनकार कर दे तो उस राजा से बेकार कोई राजा नहीं है। हम आपसे कुछ मांगने आए हैं, हम दिल्ली मांगने आए हैं। हमने किसान क्रांति यात्रा निकाली थी इसी तरह और 2 अक्टूबर का समय था। जल्दी से एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि पिछली बार जो बातचीत हुई थी उसमें किसान नेताओं ने बाहर आकर कुछ अलग अलग बातें कही थी, कानून की प्रतियां भी फाड़ दी थी।
इस बार कैसी बातचीत चाहते हैं आप? देखो, इसमें हम बात नहीं चाहते, इसमें सीधी सी एक बात है, या तो इन तीन वर्मा जी, किसी भी मुसीबत का हल करने के लिए, कोई परेशानी हल करने के लिए, या तो कोई चीज है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, या सरकार समझा नहीं पा रही है, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए आपको मिलना तो पड़ेगा। नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, बात करेंगे। भाई हम कह रहे हैं कि आप इसको एमएसपी को गारंटीड कानून बना दो, वो कह रहे हैं खत्म नहीं होगा। हमारा कहना लिख के दे दो, कह रहे हैं लिख नहीं पाएंगे। भाई जब मन में चोर है तभी तो नहीं लिख पाओगे। हम तो यही आपसे कह रहे हैं ना कि एमएसपी को गारंटीड कानून बना दो, एक कानून में इसको दायरे मिला दो कि एमएसपी से नीचे खरीदारी नहीं होगी। तो फिर तीनों कानून के वापस लाने का मतलब क्या हुआ? वो तीनों कानून में अलग अलग चीजें हैं, किसी एक कानून में आप एमएसपी चाहते हैं? देखिए, तीनों कानून को आप ध्यान से समझिए। एक में तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसानों के लिए बहुत बड़ी घातक है। यहाँ पर अगर अलग अलग कंपनियां आएंगी, हमारी जमीनों को छीनने का काम करेंगी। आप ये बताइए, आलोक वर्मा के खेत को अगर अडानी ने किराए पे ले लिया और उसने कहा कि हम आपको 3,000 रुपए कुंटल गेहूं का रेट देंगे, और मार्केट में अगर 4,000 रुपए कुंटल हो गया, तो क्या हमें 4,000 का रेट दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। और हम इसकी शिकायत कहां कर पाएंगे? एसडीएम के पास। एसडीएम सरकारी तंत्र का एक छोटा सा अधिकारी है, वो हमारी बात नहीं सुनेगा। ठीक है, आलोक वर्मा जी, सुनिए प्रियंका जी, इसमें दूसरी बात जो इन्होंने भंडारण में संशोधन कर दिया है, आज उसका आप जीता जागता उदाहरण देख रहे हैं कि फल सब्जियों के दाम कितने आसमान में चढ़ गए हैं। तीसरी बात, इन्होंने जो एमएसपी की बात कही थी, आज पूरे देश में देख लिया एमएसपी पे खरीदारी नहीं हो रही है। किसान को 3 बिल आए हैं, इससे कुल मिला के पूरा नुकसान हुआ है और कहीं भी फायदा नहीं हुआ। मैं तो राकेश शर्मा जी से कहता हूं कि आप जो 2022 में हम किसानों के लिए कह रहे हैं कि हम आपकी आय दोगुनी करेंगे और हमें ये नहीं चाहिए, तो आप इसको वापस ले लो। भाई आप हमें कोई गिफ्ट दे रहे हो, हमको नहीं स्वीकार है, आप वापस ले लो। आपकी हरियाणा सरकार ने तुरंत बिल के बाद कह दिया था कि हम बाहर की चीजें नहीं खरीदेंगे, बाहर प्रदेशों का माल नहीं खरीदेंगे। आप ये बताओ, एक तरफ कहते हो 1 नेशन 1 प्रोडक्ट, उसके बाद आपके मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हरियाणा में हरियाणा के ही लोगों का सामान खरीदा जाएगा। आपको तुरंत वहां पे, और दूसरी बात, हरियाणा में तो हमारे जो किसान नेता है, रतन मान सिंह जी हैं, रवि आजाद जी हैं, उनको आपने रातों रात क्यों गिरफ्तार कर लिया? क्यों डर गए आप? ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेंगे। आलोक वर्मा जी, आपने बहुत समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किसानों की आवाज हम तक पहुंचाई और ये भी बताया कि परेशानी क्या है। अब राकेश शर्मा जी जवाब दीजिए, फिर उसके बाद प्रितपाल जी आपसे भी सवाल लेंगे। राकेश जी, एमएसपी को लेकर तो पहले दिन से आपको मालूम था कि हंगामा हो रहा है, लेकिन आप लोगों ने कहा कि क्योंकि पहले कहीं नहीं लिखा है तो अभी लिखने का मतलब नहीं है, हमारे भरोसे आप रहिए, हम एमएसपी देते रहेंगे। दूसरा, ये कॉर्पोरेट घरानों के हाथों में जमीन चली जाएगी या मंडी के बाहर मनमाने दामों पर खरीदारी होगी, कैसे किसानों को समझाएंगे आप? बताना चाहता हूं कि एमएसपी पहले भी, इनसे पहले कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने भी कोई लिखित कानून नहीं है। इस बार भी पंजाब में एमएसपी की खरीदारी हुई है। इस कानून के तहत बिचौलियों को बाहर करना है। किसानों को तो सही मूल्य मिलता नहीं है। उनको एक ऑप्शन दिया है कि अगर कोई कंपनी आपका भाई साहब एक मिनट सुन लीजिए, भाई साहब सुन लीजिए, मंडी में जो सामान सोच है, सोच है भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय झूठी पार्टी की। कौन बचौलिया? भाई साहब आप मुझे बोलने दीजिए। हद हो गई, क्या बोलने? तू झूठ बुलाऊंगा मैं नेशनल चैनल पे बैठ के आपकी झूठी बातें। भाई साहब जो मैं बताना चाहता हूँ, झूठ बोल रहे हो, भारतीय झूठी पार्टी है। मंडियों में देखिए होता क्या है, ये क्लियर तो करो। उन बचौलियों के साथ क्यों मीटिंग कर रहे हो? हद हो गई यार आप लोगों की। आज जो मंडियों में होता है, आप देखिए जो सामान आता है उसका उचित मूल्य किसानों को मिलता है। आपके पास दोनों ऑप्शन है भैया, आप कानून आप मिनिमम। राकेश शर्मा जी, आप ये कह रहे हैं कि जो व्यवस्था मंडियों की है उसमें तो आपको दखल देना पसंद है, लेकिन जो डायरेक्ट आप कर सकते हैं एमएसपी लिखना, वो आपको पसंद नहीं है। एमएसपी तो दे ही रहे, हर साल सरकार डिसाइड करती है मिनिमम समर्थन मूल्य। इस बार भी आप देखेंगे पिछले साल से धान की खरीदारी 55 रुपए बढ़ा के की गई और उसका हुआ है, और पंजाब की मंडियों में 38% सरकार ने ज्यादा खरीदारी की है। अगर आप संख्या के ऊपर बात करेंगे, मैं इनको बताना चाहता हूं कि इस साल भी सरकार ने खरीदारी की है और आपके पास ऑप्शन है कि ज्यादा मूल्य मिलता है बाहर भी बेचिए। अब बताइए प्रितपाल सिंह जी,
कहीं ऐसा लिखा नहीं है मंडियां खत्म हो रही हैं, कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि एमएसपी हटा दिया जाएगा। और दूसरा ये कि तीनों कानूनों को वापस लेने की बात किसानों की, कांग्रेस की, टीएमसी की, आम आदमी पार्टी की, आप सरकार को नहीं कन्विंस कर पा रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसान ये कह रहे हैं कि हमारे साथ ये हो जाएगा, लेकिन किसी कानून में ऐसा जिक्र नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि सारी सियासी पार्टियों ने अपनी इच्छा शक्ति ही छोड़ दी है इस मसले पर, कि अगर किसानों को ये बात समझ नहीं आ रही है और आपको भी इस पर आपत्ति है कि ये कानून नहीं होना चाहिए या हटना चाहिए, तो क्यों नहीं आप सब मिलकर इसके लिए कोई प्रयास करते हैं? आप पंजाब से कहते हैं कि जाइए दिल्ली जाइए, दिल्ली वाले कहते हैं दिल्ली में आ जाइए, लेकिन दिल्ली आने का रास्ता तो केंद्र के पास है ना। मैडम बात ऐसी है प्रियंका जी, मुझे 1 मिनट का टाइम दे दीजिए। सीधी सी बात है, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के 2019 के मैनिफेस्टो में ऐसे कानून लाने की कोई लिखा ही नहीं गया था, तो ये पहले झूठ बोलकर आए हैं, इसलिए मैं भारतीय झूठी पार्टी बोल रहा हूं। सेकेंडली, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात करी गई थी, वो लागू नहीं हुई। तीसरी बात, ये एमएसपी की बात करें, मैं एक सिंपल सा लॉजिक देता हूं आपको। 2.5% इंक्रीज हुई है गेहूं के प्राइस पे इस बार, और महंगाई दर कितनी है मैडम? 11%। आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आप किसान को दे क्या रहे हैं। अगर एमएसपी की खरीद पे ही दी है, इंश्योरेंस दे रहे हैं, इंश्योरेंस खरीद लिखी हुई है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में, तो दे तो सही यार। 2.5% और 11% महंगाई दर है। एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट अकेला किसान को नहीं मारता, वो प्रियंका को भी मारता है। प्रियंका जी आप बैठिए, प्रियंका चौधरी, आपके घर का बजट हिला दिया उस दिन से। प्याज 100 रुपए किलो चला गया, टमाटर का प्याज 70 रुपए चले गए, आलू 60 रुपए किलो बिका, किसान का तो 2 रुपए किलो बिका है। वो क्यों बिका है? क्योंकि ये बिचौलिए जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इन्होंने खरीद के लोगों का खून चूसा है उस पैसे के साथ। बिचौलिए तो तीसरी बार भाई साहब, जो भाई साहब है खट्टर साहब, आप अभी बोलिए, कह रहे 3 दिन हो गए मुख्यमंत्री से बात नहीं हो रही। मैं आपके चैनल पे नंबर देता हूं मुख्यमंत्री साहब के ऑफिस का, इनको भी ले लीजिए, कौन सी बात कर दी है जो मुलाकात नहीं मिल रही। 1 किलोमीटर पे घर है मुख्यमंत्रियों का, दोनों का। तो ये जो लोग है ना, इनकी सोच गिर चुकी है, इनका अहंकार मार रहा है। आज ये कह रहे हैं हिंदुस्तान आजाद किस चीज के लिए हुआ कि हरियाणा के बॉर्डर पे कंडियाली चारे लगा रहे। अरे पाकिस्तान का एरिया वो कौन है? हमारे लोगों ने खून धुलाया उस जगह में। इस हिंदुस्तान को, भारत को आजाद कराने के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां पंजाब के लोगों ने दी है। इन्होंने वो बॉर्डर बंद कर दिए हैं और हमारे जवान रोज पाकिस्तान और चाइना के साथ शहीद हो रहे हैं, और ये लोग हमें अंदर नहीं घुसने दे रहे। भारत अपनी राजधानी जाने के लिए। प्रितपाल सिंह जी, एक सवाल मेरा आपसे है, एक सवाल मेरा आपसे है, किसान का बेटा हूं, फिर किसी पार्टी सीधा सवाल है। कैप्टन अमरिंदर के लिए कह रहे हैं प्रकाश सिंह बादल कि आप क्यों नहीं समय लेते केंद्र की सरकार से मिलने के लिए, क्यों नहीं समय लेते दिल्ली में किसी से बात करने के लिए, किसानों को क्यों भेज रहे हैं खुद? 24 तारीख को अमित शाह जी से टाइम मांगा गया, टाइम देकर भाग गए यार वो। क्यों भागे? क्यों नहीं मुलाकात करी कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ? जब हम रेल मंत्री से मिलने जाते हैं वो टाइम नहीं दे रहा, गृह मंत्री भी टाइम दे रहा, देश का प्रधानमंत्री टाइम नहीं दे रहा। कैसे टाइम मांगकर कब मिलेंगे तब बात करेंगे ना। टाइम ही नहीं है उन लोगों के पास। वो तो बिहार चले गए, बंगाल चले गए, इलेक्शन लड़ा लो जितनी मर्जी। ये लोग अंदाजा सड़क पे उतरा हुआ है। राकेश जी जल्दी से जवाब दीजिए, श्रोमणी अकाली दल कैसे मार लेंगे, उस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस इस मसले पर किसानों के साथ खड़ी और आपके खिलाफ खड़ी है, आपके 20-25 साल पुराने सहयोगी भी इसी वजह से कह रहे हैं कि वो आपके खिलाफ हैं। प्रियंका जी, अभी भाई साहब ने एक्सेप्ट किया है कि बिचौलियों के कारण ही किसान को रेट नहीं मिलता, जो मैं कहना चाहता हूँ। और सरकार भी इस बिल के माध्यम से बिचौलिया सिस्टम हटाने का काम कर रही है, और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव जो मंडियों की, जिनकी मंडियों पे हुकूमत है, उनको दिक्कत हो रही है। जिन्होंने अपना पूरा व्यवसाय बनाया हुआ है, एक आम किसान है, सब्जी लेके निकलता है, उसको 2 से 3 रुपए मिलता है। मंडी में जो बिचौलिया है उसको 20-30 बेचते हैं, जब हमारे पास आता है तो 50-60 का खरीदते हैं। ये सिस्टम खत्म करने की एक कवायद है। हम पूरे बिल को समझे करें, उसमें कहीं गलत है, पार्लियामेंट में विरोध है। आपने गलत आदमी बैठा दिया, उसमें ये फल सब्जी का खरीद करने का काम है लिखा हुआ है। आप कर लीजिए बहस मेरे के साथ, आपने कानून पढ़े? भाई साहब, पार्लियामेंट में जब बहस करना था उसमें आप करते नहीं। आपको बोला राज्यसभा। प्रितपाल सिंह जी एक मिनट रुकिएगा, प्रितपाल सिंह जी 1 सेकंड आ रही हूँ आपके पास। राकेश शर्मा जी, जैसे
ट्विटर पर, जैसे सोशल मीडिया पर आप ये कह देते हैं बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों के जरिए कि कैप्टन प्रायोजित है, कांग्रेस प्रायोजित है, अगर किसानों के हक में ये कानून नहीं होगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे। ये बात किसानों के बीच में जाकर कहने में आपको क्या परहेज है? किसानों का भरोसा आपको नहीं चाहिए, या आपको लगता है जो आंदोलन करने के लिए निकले वो किसान ही नहीं है? एक राजनीतिक पार्टी को जवाब देना आपके लिए जरूरी है, किसानों को समझाना आपके लिए जरूरी नहीं है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। हम किसी भी राज्य की बात करें तो आज भी हमारी इकोनॉमी की बैकबोन ही किसान है। और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि अन्नदाताओं की इनकम को बढ़ाना है, उसी के लिए कानून है। हम पहले पूरा समझे। मुझे फिर किसान अगर ये कह रहा है कि इस कानून से उसे परेशानी है, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि ये नौबत ना आए कि किसान परेशान होकर बॉर्डर पर जाए, उसे पानी की बौछारों का सामना करना पड़े और आप अपनी सियासत में मगन हो जाएं? कांग्रेस कह रही है कि आप जिम्मेदार हैं क्योंकि आप नहीं सुन रहे किसानों की बात, और अगर आपने एक तारीख दे ही दी है किसानों की बात सुनने के लिए, तो क्यों नहीं किसानों को एक भरोसा आप लोग देते किसानों के बीच में जाकर? दूसरे सियासतदानों को आपको जवाब देना जरूरी लगता है और किसान मरता रहे बॉर्डर पर। देखिए, इन्होंने काम वही किया है, किसानों को आगे करके उनको आज के समय में उनको अपना काम करना चाहिए। अपना बुआई का, कटाई का सारा नुकसान कितना किसानों का। कोरोना में अगर आप रोड शो कर सकते हैं, आप रैलियां कर सकते हैं, इलेक्शन हो सकता है, तो यकीनन किसानों की बात भी आप सुन सकते हैं। इतना मत आप किसानों के मुद्दे पर इतना मत मुद्दे से भटकिए कि आप इलेक्शन भी लड़ें, आप रैलियां भी करें, आप रोड शो भी करें और किसानों की बात सुनने के लिए आप कहें कि नहीं अभी समय नहीं है, किसान को बुआई करना चाहिए। लगता है आवाज नहीं जा रही राकेश जी तक, लेकिन आज की जो तस्वीरें थी वो ये बहुत हद तक बयां करने के लिए काफी हैं कि कुछ राज्यों की सीमाओं में उलझा हुआ किसान अब किस तरफ देखे। पंजाब के अंदर जो पंजाब की सरकार ने जिस तरह से पिछले 1 महीने के दौरान किसान संगठनों के बंद का समर्थन किया, क्या उसकी वजह से किसान आंदोलन पर सियासत हावी हो गई है, या फिर इस वजह से कि बाकी राज्यों के किसान चुप बैठे हैं? लेकिन एक तस्वीर यह भी है कि हरियाणा के कुछ किसान नेताओं को उनके घरों के अंदर बंद कर दिया गया, नजरबंद किया गया, ताकि वो घर के बाहर निकलकर कोरोना काल में प्रदर्शन ना करें। लेकिन फिलहाल उन किसानों का क्या जो ये कह रहे हैं कि वो परेशान हैं और इस परेशानी का हल ना निकलने तक वो जिद पर अड़े हैं, दिल्ली चलो का नारा दे रहे हैं। अभी सुनिए किसानों ने क्या कहा अपनी परेशानी को लेकर। काले कानून है, ऑर्डिनेंस पास किए हैं, उसको रद्द करवाने के लिए हम लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं जी। जितना भी टाइम लगेगा, जितना टाइम कानून रद्द नहीं होते उतना टाइम हम संघर्ष जारी रखेंगे। पूरा सामान हम लोग 1 महीने का संघर्ष के लिए रेडी है। बाकी कल से चले हुए हैं जी। तो अभी कहाँ? अभी जाकर शंभू बैरियल? हाँ जी, शंभू बैरियल भी आगे जाएगा। शंभू बैरियल से दिल्ली पहुंचने का, शंभू बैरियल से। हाँ जी, रोका जाएगा। कोशिश करेगा, जितना हमारे में दम होएगा उतना लगाएगा। ठीक है, जितना सरकार में दम होएगा सरकार लगाएगा, जितना किसानों में दम होएगा किसान लगाएगा। हम लोग संघर्ष जारी रखेगा, रुकने वाला नहीं हम लोग। गिन नहीं सकते, पर हजारां की तादाद में ट्राली होगी। अज हजारां की तादाद में ट्राली रोका जाएगा आपको शंभू बैरियल में। जो शंभू बैरियल में रोकेंगे, जो किसान जत्थेबंदियों का फैसला है कि जिथे जिथे भी मुझको रोक देंगे, हम उसी टाइम उसी समय उत्थे धरना ला के बैठ जाएंगे। कितना सामान वगैरह सारा ले लिया? ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਗਿਣਤੀ नहीं ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। हाँ, हम लड़ेंगे। हम अभी फतेहगढ़ साहब से जा रहे हैं, हम सीधा दिल्ली को कूच कर रहे हैं और वहाँ जो रोका जाएगा तो वहाँ ही सब सड़कों जाम लगा देंगे। तकरीबन कितनी ट्रालियां और सामान वगैरह सारा? वो ये तो 4-5 महीने का सामान हमारे पास है, 1000 के ऊपर ट्राली जा रहा है। फंडामेंटल राइट्स का मर्डर है ये, तो हम अपनी बात पीसफुल तरीके के साथ अपने देश की राजधानी में जाके रखें। किसी के बाप के देश की राजधानी नहीं है, ये हमारा भी देश है। तो हम पूर्ण रूप से किसान आंदोलन के लिए समर्पित हैं
खेती हमारी इकॉनमी है, तो ये हमारी इकॉनमी को खत्म करने का। देखिए, अभी कुरुक्षेत्र बॉर्डर पे भी हमने बैरिकेडिंग और नाके लगाए थे और अब ये ब्रीच हो गया है, तो आगे भी कॉन्वॉय को रोका जाएगा नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट। आगे कहाँ पे? नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट, अगले जिले में। अगले जिले में, अगला करनाल। किसान कह रहे हैं कि दिल्ली जाने का जो जिद उन्होंने ठानी है उसमें 5 से 6 महीने का साथ में राशन पानी है। अब ये परेशानी पुलिस के सामने और प्रशासन के सामने बनने वाली है कि हरियाणा और पंजाब से निकले ये किसान दिल्ली तक पहुंचे और दिल्ली के अंदर दाखिल ना हो, इसके लिए फोर्सेस तैनात हो रही हैं। रैपिड एक्शन फोर्स बैठी है, बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है, लेकिन इससे क्या किसानों की परेशानी दूर हो जाएगी या फिर जो सियासत इस समय इस परेशानी के ऊपर हावी है उसकी वजह से ये मामला यहीं थमेगा या कैसे आगे बढ़ेगा? प्रितपाल सिंह जी लगातार कांग्रेस से हमारे साथ हैं। प्रितपाल सिंह जी, एक और भी चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आंदोलन की आग बढ़नी चाहिए, ये तो सब कोई चाहता है, जितनी इस समय ओपोजिशन की पार्टियां हैं, लेकिन इस आग की आंच आप लोगों तक नहीं आई। ये तो साफ मैसेज मिल रहा है आज, या आप लोगों ने कहीं जाकर किसानों का समर्थन किया टीवी के अलावा? मैडम मेरी बात सुनिए, जब जून में एक ऑर्डिनेंस आया तब से हम इसका विरोध कर रहे हैं। हमारी तो विधानसभा ने इनके खिलाफ मता पास कर दिया, अमेंड कर दिया लॉ को। मैंने आपसे सवाल इसलिए पूछा, गवर्नर के पास पेंडिंग पड़ी है। प्रितपाल सिंह जी, मैंने सवाल इसलिए पूछा कि मजबूत लड़ाई क्या होगी, कि किसान अकेले लड़े या आप साथ में लड़े? मैडम मैं एक बात कह रहा हूँ प्रियंका जी, कि हम तो राष्ट्रपति से मिलना चाह रहे थे, उनके घर के बाहर धरना लगा के जंतर मंतर पर बैठ के करके आए हैं। पंजाब की सरकार विरोध करके आई है, 5 स्टेटों ने इसके खिलाफ कर दिया हुआ है। हम तो आज भी मैं कह रहा हूँ कि वहां पे उसमें ये नहीं पता कि वो अकाली दल का आदमी जा रहा है, कांग्रेस का जा रहा है, आम आदमी का जा रहा है या बीजेपी का, खुद के लोग जा रहे हैं उसके अंदर। क्योंकि पहले वो किसान के बच्चे हैं, बाद में किसी राजनीतिक पार्टी के हैं। अगर घर पे दाने नहीं रहेंगे, कृषि नहीं रहेगी, ना आपके पास कुछ खाने को मिलेगा, ना राकेश शर्मा के पास कुछ मिलेगा खाने के लिए। दूध किसान देता है, बैटरी जो लेते हैं सुबह सुबह उठकर सारे मंत्री, वो दूध कहां से आता है? वो भी किसान के घर से आता है। सो उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हो, ब्रेड का करते हो, ऑमलेट खाते हो, वो कौन देता है? वो भी किसान ही है ना। वो किसान को मारने लगे हो यार आप लोग, आपके बच्चे भूखे मर जाएंगे। ये सोच लो बीजेपी वालों, कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो शर्म कर लो। ये कानून, कोरोना काल चल रहा है, किसान लाखों की तादाद में वहां पहुंच गया है। आपको सिर्फ एक ऑर्डर पास करना है कि जब तक कोरोना काल चल रहा है, ये कानून वापस होते हैं उसके बाद लागू कर देना, बैठ के मीटिंग्स कर लेना। सारे आपस में अगर लाहेवंद होंगे किसानों के लिए तो मान लिए जाएंगे, नहीं होंगे तो राकेश शर्मा जी जल्दी से जवाब दीजिए। जब उत्तर प्रदेश का किसान गाजियाबाद बॉर्डर पर आता है तो लाठियां खाता है, अब ये हरियाणा के रास्ते आएगा तो लाठियां खाएगा। किसानों के साथ अगर आप भरोसा अपना लेकर चलना चाहते हैं, किसान सम्मान निधि तक दे रहे हैं, फिर किसानों की परेशानी सुनने के लिए इतना वक्त क्यों ले रहे हैं? मोदी सरकार तो किसानों के साथ ही रही है शुरू से। आप जो भी है, इस बार भी आप बिल देखेंगे तो किसानों के हक में सारा है। और मैं फिर एक बार समझाना चाहता हूँ, इस ऑर्डिनेंस को पूरी तरह से बाकी स्टेट में दिक्कत नहीं आ रही है, वहां भी किसान है, पूरे भारत में है। हम एक बार इसको समझे। राकेश शर्मा जी, भूमिका के लिए आपके पास बहुत समय था। अब मैं फिर से आपको याद दिलाऊं कि मंडियां कहां पर हैं, मंडी की परेशानी कहां होगी। इस बात को एक बार अलग रख दीजिए कि राजनीतिक एंगल क्या है इस खबर का या इस सियासत का, इस आंदोलन का। जो किसान ये कह रहा है कि मैं किसान हूं, मुझे 6 महीने का राशन पानी लेकर भी दिल्ली जाना है, उनसे बातचीत के लिए आपको समय क्यों लग रहा है? राकेश शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रितपाल सिंह जी आपका भी, आप हमारे साथ जुड़े, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिस पर किसानों को अभी भी संशय है कि इन सवालों के जवाब नहीं मिले तो क्या अगले 8 दिन किसान बॉर्डर पर डटे रहेंगे? और दूसरा, इस समय जो ओपोजिशन वाली, विपक्ष वाली पार्टियां हैं, क्या वो डिजिटल से किसानों के साथ है? और जब ग्राउंड की बात आ रही है तो किसान अकेला है, पानी की बौछारों के सामने भी और पुलिस की लाठियों के सामने भी। फिलहाल उम्मीद ये की जा रही है कि किसानों के इस प्रदर्शन के बाद किसानों की समस्या का हल निकले और राजनीति भी इस आंदोलन से बाहर ही रहे। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे।